जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज फिर मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए जीके जीएस की क्लास। और आप सभी को पता है इसके पहले मैं 3 क्लासेस पढ़ा चुका हूं और ये आज चौथी क्लास है इस क्लास का, ठीक है। और रोज शाम 7 बजे हमारी क्लास आती है, तो जिसमें हम सब कुछ पढ़ रहे हैं। इसमें हम स्ट्रेटेजी के, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और जितने भी सब टॉपिक हम यहाँ पर उन सबको कवर करेंगे। और हम इसलिए यहाँ पर ये कर रहे हैं ताकि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है अभी 4 फरवरी से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट है, ठीक है। तो ज़्यादा हमारे पास दिन नहीं बचे हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम या मिनिमम से मिनिमम 50 दिन हमारे पास बचे हैं। तो अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल जो जीके जीएस का पोर्शन होता है जीडी में उसको आप बिल्कुल फाड़ कर रख दें, ठीक है। तो हम ऐसे ही यहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे आपके लिए जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। और पहला क्वेश्चन लेने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। दोस्तों, रिश्तेदार जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको भेज सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्य के लिए जाना जाता था। तो गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्य के लिए जाना जाता था, तो ये कौन है? तो ये है कौन? सुश्रुत, ठीक है। सुश्रुत है ये। और सुश्रुत जो है तो ये पहले भारतीय शल्य चिकित्सक है ये, ठीक है, शल्य चिकित्सक। और जो सुश्रुत है तो इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखी है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता इन्होंने लिखी है, जो कि शल्य चिकित्सा पर एक किताब है और ये संस्कृत में है, ठीक है, संस्कृत में है, ये संस्कृत भाषा में ये लिखी गई है। फिर हम बात करते हैं चरक की। तो चरक जो है तो ये कौन है? ये कुषाण वंश के टाइम पर थे, ठीक है, कुषाण वंश के टाइम पर। और कौन से राजा के टाइम पर? एक कनिष्क के टाइम पर थे, ठीक है, सम्राट कनिष्क के टाइम पर थे चरक। और इन्होंने लिखी है क्या? इन्होंने लिखा है चरक संहिता, ठीक है, चरक संहिता इन्होंने लिखा है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं पाणिनि। तो पाणिनि इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी। फिर हम बात करते हैं गुप्त काल की। तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। किसने? श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। और गुप्त वंश का रियल फाउंडर, ठीक है, रियल फाउंडर कौन कहा जाता है? असली संस्थापक रियल फाउंडर। रियल फाउंडर कैसे कहते हैं? जो कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम को, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम जो है तो चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, चंद्रगुप्त प्रथम अलग है और चंद्रगुप्त द्वितीय अलग है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम को रियल फाउंडर यानी असली संस्थापक माना जाता है गुप्त साम्राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत अगर संविधान का उल्लंघन करता है राष्ट्रपति तो उसके खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकता है? तो ये कहता है अनुच्छेद 61, ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत जो है तो ये राष्ट्रपति जो है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग सिर्फ ऐसे ही नहीं लगाया जा सकता। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, ठीक है। जब तक 2/3 सदस्यों का समर्थन नहीं होगा महाभियोग के लिए तब तक इन पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है ये सदन की किसी कहीं से भी लगाया जाता है, ठीक है, यानी चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा, इन दोनों सदनों में से कहीं पर भी ये महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है, चाहे राज्यसभा में बिल पा रहे तो इसके लिए, चाहे लोकसभा में। और महाभियोग लगाने के बाद जो है तो ये 14 दिन का नोटिस देना होता है, ठीक है, 14 दिन पहले इनको नोटिस दिया जाता है, ठीक है, 14 दिन पहले इनको नोटिस दिया जाता है राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था? तो किस संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था? तो देखिए अगर हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ठीक है, आईएनसी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी, ठीक है, 1885 में हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसने की थी? ये की थी A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, 1885 में। अब हम यहाँ पर पूछते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हो गया था तो किस संगठन का आईएनसी में विलय हुआ था? तो ये हुआ था इंडियन एसोसिएशन का, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन जो है तो इसका विलय हो गया था। कब विलय हुआ था इसका? तो ये 1886 में विलय हुआ था, ठीक है, 1886 में विलय हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। हम बात करते हैं इंडियन एसोसिएशन, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1876 में हुई थी। कब? 1876 में हुई थी। कहाँ पर?
कलकत्ता में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना दो लोगों ने की थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। इन दो लोगों ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। आनंद मोहन बोस, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो ये 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। हम थोड़ी सी बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो इसका पहला अधिवेशन यानी सेशन कहाँ हुआ? तो 1885 में हुआ था, ठीक है। पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, ठीक है। सेशन हुआ था कहाँ पर? बॉम्बे में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? की थी WC बनर्जी ने, ठीक है। ये व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी। अब यहाँ से देखिए आईएनसी से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं सारे क्वेश्चन बता दूं कि कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसने की, ठीक है। तो ए ह्यूम ने की, कब की? 1885 में की। अब इसके बाद पूछा जाता है कि पहला जो सेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था, 1885 में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब इसके बाद पूछा जाता है कि पहले अध्यक्ष पूछ लिया, फिर इसके बाद पूछा जाता है पहले पारसी अध्यक्ष, ठीक है। पहले पारसी अध्यक्ष पूछा जाता है, ठीक है। तो पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए 1885 के सेशन में बने थे, 1886 के सेशन में, माफ कीजिएगा, ठीक है। कहाँ पर? कलकत्ता में बने थे, कलकत्ता में। और ये कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी। फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो फिर इसके बाद पूछा जाता है कि आईएनसी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है। पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाता है। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए 1887 में ये बने थे, ठीक है। कहाँ पर? इलाहाबाद सेशन में, सॉरी मद्रास सेशन में, मद्रास सेशन में। और कौन बने थे? तो ये थे कौन? बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी। फिर इसके बाद पूछा जाता कि पहले ब्रिटिश अध्यक्ष, ठीक है। आईएनसी के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष, तो ये 1888 में बने थे, इलाहाबाद सेशन में। कौन? जॉर्ज यूल थे, ठीक है, जॉर्ज यूल। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि पहली महिला आईएनसी अध्यक्ष, ठीक है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। तो ये कब बनी? तो कौन थी? तो देखिए 1917 में बनी थी, ठीक है, कलकत्ता सेशन में। और ये थी कौन? तो ये थी एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। फिर इसके बाद एक और पूछा जाता है कि पहली भारतीय महिला आईएनसी अध्यक्ष, ठीक है। तो पहली भारतीय महिला आईएनसी अध्यक्ष, ठीक है। तो ये कौन थी? तो ये देखिए ये बनी थी 1925 के सेशन में, ठीक है। ये सेशन कहाँ पर हुआ था? ये जो सेशन हुआ था ये हुआ था कानपुर में। और कौन था? तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो ये थी सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि सबसे युवा आईएनसी के अध्यक्ष, ठीक है, सबसे युवा तो ये कौन थे? तो ये थे 1923 के सेशन में, ठीक है। ये दिल्ली में एक स्पेशल सेशन हुआ था, ठीक है, दिल्ली का स्पेशल सेशन हुआ था। इसमें बने थे कौन? ये बने थे अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद। तो अबुल कलाम आज़ाद जो है तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। और पूछा जाता है इसके बाद कि सबसे लंबे समय तक, ठीक है, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो सबसे लंबे अध्यक्ष समय तक भी अध्यक्ष रहे कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। 1940 से लेकर 1945 तक ये जो है तो आईएनसी के अध्यक्ष ही रहे, ठीक है। फिर इसके बाद पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने एकलौता जो आईएनसी का, ठीक है, महात्मा गांधी कब बने? ठीक है, महात्मा गांधी ने सिर्फ एक आईएनसी में अध्यक्ष बने थे आईएनसी सेशन में। तो ये 1924 का बेलगाम सेशन था, ठीक है, बेलगाम सेशन,
जिसमें जो गांधी जी हैं ये अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती तो मैंने यहाँ पर आपको सब कुछ बता दिया, तो आप इन सब चीज़ों का नोट बनाएंगे, क्योंकि एसएससी जीडी में ये सारे चीज़ें पूछी जा चुकी। चाहे आप एसएससी जीडी ले लें, चाहे सीजीएल ले लें, सीएचएसएल ले लें, कोई भी एसएससी का एग्जाम ले लें, इसके अलावा आरआरबी का कोई भी एग्जाम ले लें, और चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का ले लें, यहाँ से तो ये क्वेश्चन पूछी जाती है। ठीक है, तो जो मैंने बताया तो यहाँ पर आप इसको सबको लिख लेंगे। ठीक है, इस सबको आप लिख ले लीजिएगा जो मैंने बताया है। ठीक है, आगे बढ़े तो चलिए। तो वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के मध्य स्थित है? तो कौन सा पर्वत जो है तो भारत और नेपाल के मध्य स्थित है? तो स्थित है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा जो कि कहाँ पर, ये सिक्किम में है, ये सिक्किम में है। कंचनजंगा जो है तो ये भारत में हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, और अगर बात करें कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो ये है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, ये कहाँ पर, ये नेपाल में है। हिमालय श्रेणी का ये हिस्सा है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, इसकी जो लेंथ है ये 8,849 मीटर है ऊंची। ठीक है, और ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पर्वत है। और जो कंचनजंगा है, कंचनजंगा दुनिया का दूसरा, ठीक है, सेकंड है। ठीक है, सेकंड जो सबसे ऊंचा पर्वत है, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, सॉरी, तीसरे नंबर पर। ठीक है, थर्ड नंबर पर। सेकंड नंबर पर कौन सा आता है, तो ये आता है K2। ठीक है, K2 जैसे हम कहते हैं गॉडविन आइलैंड। ठीक है, ये काराकोरम रेंज का हिस्सा है और ये डिस्प्यूट साइट पर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ठीक है, तो लेकिन भारत जो है तो इसको अपना हिस्सा मानता है, इसलिए भारत का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है K2, और इस भारत में हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस रूप की एक प्रमुख शैली है? तो जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक शैली है, तो किस से संबंधित है? तो संबंधित है मणिपुरी से। ठीक है, मणिपुरी से मैंने बताया है आपको कि हमारे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो 4 आपको सिर्फ 6 याद करने, क्योंकि 2 तो आपको याद ही हो जाएंगे। तो देखिए, एक तो मणिपुरी। ठीक है, तो ये मणिपुर का, इसको तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर इसके बाद ओडिसी, तो ये ओडिशा का, इसको भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नाम से ही इनके आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सत्रिया, तो ये भी शास्त्रीय नृत्य है। ये कहाँ का, ये असम का है। कथक की अगर हम बात करें तो ये कहाँ का, ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ये हो गए 8, ये हो गए 4। अब 4 और मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो 4 भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम जो है तो ये कहाँ का, ये है तमिलनाडु का, तमिलनाडु का। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कथकली एंड मोहिनीअट्टम। ठीक है, मोहिनीअट्टम। तो ये जो शास्त्रीय नृत्य ये कहाँ के? तो ये दोनों शास्त्रीय नृत्य हैं केरल के। ठीक है, कहाँ के? केरल के। तो देखिए कौन कौन से हो गए, सत्रिया, कथक, मणिपुरी, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और मोहिनीअट्टम। ये हो गए आपके 8 शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, हमारे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और ये पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। चाहे आप एसएससी जीडी के ले लें, एसएससी जीडी में तो हर साल पूछा जाता है, चाहे शास्त्रीय नृत्य से पूछ लिया जाए, चाहे आपसे लोक नृत्य से पूछ लिया जाए, लेकिन इससे सेशन से पूरा एक क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है तो ये 1956 से 1961 तक चली। और पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजना की स्टार्टिंग कब हुई थी? तो 1951 में स्टार्ट हुई, तो 1956 तक चली। ठीक है, पहली वाली। ठीक है, ये फर्स्ट वाली थी और फर्स्ट के बाद बहुत सारी इसमें चली। ठीक है, तो पहली वाली, लेकिन दूसरी कब पूछा गया था? दूसरी 1956 से 61 चली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार ओडिशा में मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार जो है तो ओडिशा में मनाया जाता है? अगर हम बात करें हॉर्नबिल त्यौहार की, तो ये कहाँ पर ये मनाया जाता है? नागालैंड में, नागालैंड में। छप्पर मेला ये पंजाब में। बोनालू त्यौहार ये तेलंगाना में। और बाली तृतीया ये ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ओडिशा में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है बाली त्यौहार, बाली तृतीया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा, ठीक है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लक्षद्वीप। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अगर लिख कर आ गया, तो सबसे बड़े में आप क्या लिखेंगे? तो सबसे बड़े में आ जाएगा लद्दाख। ठीक है, सबसे बड़े में क्या आ जाएगा? लद्दाख आ जाएगा। अब अगर यही पूछा जाए कि जनसंख्या में, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या में अधिक जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश की? ठीक है, अब केंद्र शासित प्रदेश की, ठीक है, तो ये कौन सा आ जाएगा? तो ये आ जाएगा दिल्ली। सब केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली की। और अगर पूछा जाए सबसे कम, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 रुपये के नोट पर किसका रूपांकन छपा है? तो 200 रुपये के नोट पर किसका रूपांकन छपा है? तो देखिए मैं सारे नोटों को बताता हूँ। आप 10 रुपये का नोट ले लें, 20 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का, 200 रुपये का और 500 रुपये का। ठीक है, अब देखिए कौन से नोट पर कौन सी रूपांकन छपा है। तो देखिए 10 रुपये पर जो छपा है, तो 10 रुपये पर कौन सा छपा है? तो ये छपा है, यानी छपा है सूर्य मंदिर। ठीक है, ये कोणार्क वाला। ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर इसको कहते हैं, कोणार्क सूर्य मंदिर। 20 रुपये पर अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये है एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। 50 रुपये पर क्या छपा है? तो 50 रुपये पर जो छपा है तो ये हम्पी रथ। ठीक है, हम्पी के रथ छपा हुआ है। पर अगर हम बात करें 100 रुपये की, तो 100 रुपये पर जो छपा है ये है रानी की वाव, रानी की वाव। 200 रुपये पर सांची स्तूप, सांची स्तूप। और 500 रुपये पर कौन सी? तो यह है लाल किला। ठीक है, लाल किला छपा है, लाल किला। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 200 रुपये के बैंक नोट पर। ठीक है, तो 200 रुपये पर मैंने बताया सांची स्तूप, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए सांची स्तूप। सांची स्तूप ये कहाँ है? ये रायसेन भोपाल के पास, ठीक है, मध्य प्रदेश में ये स्थित है। और इसको बनवाया किसने था? तो इसको बनाया था मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा। ठीक है, अशोक ने इसको बनवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन बी, 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसने हराया किसको था? तो इसने हराया था नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को। ठीक है, धनानंद को इसने हराया था। ये मौर्य नंद युद्ध था। ठीक है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था किसकी मदद से? कौटिल्य की मदद से। ठीक है, कौटिल्य जिसको क्या कहते हैं? चाणक्य, और क्या कहते हैं? और भी कहते हैं विष्णुगुप्त। ठीक है, और इंडियन माइकेवेली भी इसको कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये पूछा कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो ये थी पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या पूछा गया है? तो धावन सोडे का जो रासायनिक नाम होता है ये होता है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली की जो लाल किला है, ठीक है, उसके अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, जो औरंगजेब आलमगीर थे इन्होंने दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। लेकिन यहाँ ये भी पूछा जाता है कि आगरे में, ठीक है, आगरा का जो किला था उसके अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था शाहजहां ने। ठीक है, अगर पूछा जाए कि दिल्ली के किले में, लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था औरंगजेब ने। और आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था शाहजहां ने। ठीक है, और अगर हम बात करें लाल किला, तो लाल किला किसने बनवाया? तो ये भी बनवाया था शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने ये बनवाया था। ठीक है,
औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद बनवाई थी, ठीक है, बादशाही मस्जिद, जो कि आप लाहौर में, ठीक है, बादशाही मस्जिद कहाँ पर, लाहौर में है। शाहजहां ने क्या क्या बनवाया था, तो देखिए लाल किला बनवाया इसने, ठीक है, लाल किला, ताजमहल, मयूर सिंहासन, मोती मस्जिद आगरा के लाल किले में, ठीक है, मोती मस्जिद आगरा के लाल किले में, ठीक है, आगरा यहाँ पे लिख लीजिए। उसके अलावा ताजमहल भी बनवाया इसने, ठीक है, और जो दिल्ली की जामा मस्जिद है, ठीक है, जामा मस्जिद दिल्ली, ये भी इसी ने बनवाई थी, ठीक है। फिर अकबर, इसने बुलंद दरवाज़ा बनवाया, ठीक है, बुलंद दरवाज़ा, आगरा का किला इसने बनवाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो चिनाब नदी जो कि सिंधु की सबसे लंबी नदी है, तो इसका ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो इसका जो ऋग्वैदिक नाम है तो ये है असीकनी, ठीक है। चिनाब नदी का ऋग्वैदिक नाम है असीकनी। और चिनाब नदी जो है तो ये 12 लाचा दर्रे से निकलती है, ठीक है, 12 लाचा दर्रा, दर्रा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से ये निकलती है और सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। और जो पुरुषनी है, तो पुरुषनी किस नदी का नाम था ऋग्वैदिक? तो ये था रावी नदी का। और बेतिस्ता जो है तो ये झेलम नदी का नाम था, ठीक है। और जो सिंधु है तो सिंधु को सिंधु ही कहते हैं और इंग्लिश में इसको इंदुस कहा जाता है, ठीक है, इंदस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? तो किस केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? तो ये पृथ्वी के केंद्र पर, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताता है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम क्षेत्र कंबलों के लिए तथा डैश सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। तो कौन सा ऐसा जो क्षेत्र था? तो ये जो क्षेत्र था तो ये था दक्षिण भारत, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र कंबलों के लिए और दक्षिण भारत जो था तो ये सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। अगर हम बात करें अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो ये लिखा था चाणक्य ने, ठीक है, चाणक्य, जिसको क्या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, ठीक है, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था और इसी की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया था नंद मौर्य युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू त्योहार मनाया जाता है? तो बोनालू त्योहार जो है तो किस कहाँ पर मनाया जाता है? तो मनाया जाता है तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अनुच्छेद 333 के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक राज्य की विधानसभा में डैश सदस्यों से अधिक नहीं होंगे। तो कितने से अधिक नहीं होंगे? तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 500 से ज़्यादा जो सदस्य हैं ये नहीं हो सकते, ठीक है, अनुच्छेद 333 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि किस वर्ष से हस्ताक्षरित हुई थी? तो अमृतसर की जो संधि है तो कब हस्ताक्षरित हुई थी? तो हुई थी 1809 में, ठीक है, 1809 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड महाराजा रंजीत सिंह, इनके बीच में ये संधि हुई थी। कब हुई थी? 1809 में हुई थी, ठीक है। और महाराजा रंजीत सिंह ये सिख साम्राज्य के राजा थे, ठीक है, सिख साम्राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश की इंडो फारसी नृत्य शैली तो ये कौन सा है? तो ये है कथक, ठीक है, कथक। और कथक क्या है? कथक जो है तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, ठीक, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और यहाँ पर देखेंगे कथकली तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, केरल का शास्त्रीय नृत्य। गरबा जो है तो ये गुजरात का लोक नृत्य है, ठीक है, गुजरात का लोक नृत्य। और छऊ तो ये उड़ीसा, झारखंड एंड पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल, इन 3 जगहों पर ये मनाया जाता है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए। और हम ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो ऐसी वीडियो आपके लिए लगातार आ रहेंगी और डेली शाम 7 बजे आपको ये वीडियो मिलती रहेगी। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में,
तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।